हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एवं रेलवे के जीके जी सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है एग्जाम की खोपड़ी फोड़ने वाली सीरीज है। आइए दोस्तों, एग्जाम की खोपड़ी फोड़ने वाली जीके सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। इसमें जो है दोस्तों आपको हर एक ऑप्शन डिटेल से बताएंगे, जिससे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपसे नहीं छूटे। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, ए वेद, बी गीता, सी बाइबल और डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। और ए में है वेद। और वेद पर अगर डिटेल से देखते हैं तो वेद 4 प्रकार का होता है। वेद 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। और दूसरा इसमें वेद 4 प्रकार का होता है। पहला ऋग्वेद सबसे प्राचीन, और दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद है जो है, इसमें आपको मंत्र बलि यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और तीसरा जो है सामवेद। तीसरा सामवेद। सामवेद है जो है, इसको संगीत का वेद बोला जाता है। संगीत का वेद। सामवेद को संगीत का वेद बोला जाता है। और चौथा अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद अर्थर्ववेद जो है, अर्थर्ववेद ये जो है सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद। अर्थर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और इन चारों वेदों को जो पढ़ता है, इन 4 वेदों को पढ़ने वाले को, इन 4 वेदों को पढ़ने वाले को संहिता बोला जाता है। संहिता बोला जाता है। इन 4 वेदों को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? संहिता। और इन 4 वेदों की रचना, इन 4 वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास की है। इन 4 वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। और इसमें 10 मंडल होते हैं। वेद में कितने मंडल होते हैं? वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, 1028 सूक्त एंड 10,462 ऋचाएं होती है। 10,462 ऋचाएं होती है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद इसको बोला जाता है। दूसरा यजुर्वेद, इसमें मंत्र बलि यज्ञ के बारे में जानकारी मिलता है। और तीसरा हो गया सामवेद, इसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। इस वेद को संगीत का वेद बोला जाता है। और चौथा हो गया अथर्ववेद, ये सबसे बाद का वेद है। और इसमें जादू टोना के बारे में दिया हुआ है। जादू टोना अथर्ववेद में। और इन 4 वेदों को पढ़ने वाले को बोला जाता है संहिता। इन 4 वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। इन 4 वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एंड 10,462 ऋचाएं होती है।
तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो ए ऑप्शन क्या है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। बी में है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और सी वायु पुराण, सी वायु पुराण। वायु जो पुराण है, इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो पूछा था क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु जो पुराण है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये सीरीज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कमेंट में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? प्रयाग स्तंभ लेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? ये जो ऑप्शन हो गया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ए समुद्रगुप्त। बी पुलकेशिन द्वितीय, बी पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद सी जो हो गया रुद्रदामन, रुद्रदामन। और डी जो हो गया कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। तो प्रयाग स्तंभ लेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त। और पुलकेशिन द्वितीय, इसका जो लेख है अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का रोहल अभिलेख है, रोहल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी रोहल अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन जो है, इसकी जानकारी, रुद्रदामन की जानकारी जूनागढ़ को गिरनाल, जूनागढ़ को गिरनाल भी बोला जाता है, गिरनाल अभिलेख से जानकारी मिलती है। अभिलेख से जानकारी मिलती है। और कलिंग राजा खारवेल, इसकी जानकारी जो मिल है हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। और अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का, इसको नोट में आप लिख सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है, इपोग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कराता है। और समुद्रगुप्त का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी रोहल अभिलेख से मिलती है और रुद्रदामन की जानकारी जूनागढ़ या गिरनाल अभिलेख से मिलती है। और कलिंग राजा खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से।
और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, इपोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, तो सिंधु सभ्यता खोज किसने की? आपको ये सीरीज दोस्तों कैसा लग रहा है, कमेंट में एस या नो लिख के आप बता सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है एग्जाम की खोपड़ी फोड़ने वाली सिर्फ क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ये जो ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, ए दयाराम साहनी, बी राखाल दास बनर्जी, रखालदास बनर्जी, सी रंगनाथ राव, और डी जे.पी. जोशी, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया? दयाराम साहनी। आप इसको ट्रिक से हद याद रख सकते हैं, हद हो से हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, दो से दयाराम साहनी। कितनी ईस्वी में? 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और रखालदास जो बनर्जी है, रखालदास बनर्जी, यह जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया है। किसका खोज किया है? मोहनजोदड़ो खोज रखालदास बनर्जी ने किया है। कितना ईस्वी में? 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी। मोहनजोदड़ो जो है एक बहुत बड़ा शहर था, हड़प्पा की एक बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो है वहां सबसे बड़ा विशाल स्नानघर था। यहाँ क्या था? सबसे बड़ा विशाल स्नानघर था। मोहनजोदड़ो में क्या था? सबसे बड़ा विशाल स्नानागार। और कांस्य के नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। कितना ईस्वी में? 1922 ईस्वी में किया है। कितना ईस्वी में किया है? 1922 में। और दयाराम साहनी ने किसका खोज किया है? हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। रंगनाथ राव ये जो है लोथल की खोज किया। किसका खोज किया है? लोथल। ये जो लोथल है एक बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था जहां चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। तो लोथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने। और कितना ईस्वी में किया है? तो 1954 ईस्वी में, 1954 में। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस सीरीज को एक बार देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ए मोहनजोदड़ो, ए मोहनजोदड़ो, ए मोहनजोदड़ो। बी लोथल, सी चन्हुद्रो, और डी कालीबंगन। ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी चन्हुद्रो और डी कालीबंगन। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है।
मोहनजोदड़ो में ही मोहन मोहन मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का पता चला। मोहनजोदड़ो में ही क्या है? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में काशी के नर्तकी की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का क्या चला है? पता चला है। वहां था क्या? विशाल स्नानागार था। लोथल लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह था। लोथल एक क्या था? बंदरगाह। लोथल एवं सुतकोटदा लोथल एवं सुतकोटदा क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह था। यहाँ से जो है यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। लोथल एवं सुतकोटदा से चावल के दाने के साक्ष्य मिला है और ये दोनों क्या था? बंदरगाह था। ये दोनों क्या था? बंदरगाह। और चुन्नू यहाँ से जो है मनके बनाने की कारखाना की जानकारी मिलता है। यहाँ क्या था? मनके बनाने की कारखाना था। चुन्नूदरो में क्या था? मनके बनाने के कारखाना था। कालीबंगन या लोथल यहाँ से जो है अग्निकुंड की जानकारी मिलती। क्या जानकारी मिलती? अग्निकुंड की। कालीबंगन एवं लोथल से अग्निकुंड की जानकारी मिलती। लोथल जो था एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और लोथल से ही चावल के दाने के साक्ष्य मिला है। सिंधु जो सभ्यता था वहां का जो फसल था गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का फसल क्या था? गेहूं एवं जौ। सिंधु सभ्यता का फसल क्या था? गेहूं जौ। सोचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका कुछ और डिटेल्स में बता दें सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का जो फसल था वहां का क्या था? गेहूं एवं जौ। और सिंधु सभ्यता का जो घर था वह ईंट की बनाई जाती थी। ईंट एवं पत्थर की शहरी घर बनाई जाती थी। और ये जो घर होता था ग्रीक पद्धति पर आधारित था। ग्रीक पद्धति पर आधारित था। सिंधु सभ्यता घर कैसा था? ग्रीक पद्धति पर आधारित था। ईंट एवं पत्थर की बनाया जाता था और वहां का फसल था गेहूं और जौ था। वहां का फसल क्या था? गेहूं एवं जौ। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक। आप जो है सिर्फ उसको देखकर अनुभव कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। नहीं पढ़ने वाली लिपि थे, सिर्फ आप उसको अनुमान लगा सकते थे। लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। लिपि भाव चित्रात्मक थी। और ये जो लिपि था लिखा जाता था दाएं से बाएं के तरफ ये लिखा जाता था। दाएं से बाएं, इधर से शुरू करते हुए दाएं से शुरू करते और बाएं तरफ आते थे। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थे क्या था? भाव चित्रात्मक और लिखा जाता था दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन या युग में रखा गया। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग या युग इसको बोल सकते हैं में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? जो चरक संहिता पुस्तक है वह किससे संबंधित है?
ऑप्शन है ए चिकित्सा, ए चिकित्सा, ए चिकित्सा, बी ज्यामिति, ज्यामिति, सी योग, सी योग, और डी हो गया न्याय, डी न्याय। जो चरक संहिता पुस्तक है वह संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और ज्यामिति जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है? यह शुल्ब सूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र से। और योग, योग जो है यह पतंजलि से संबंधित है। योग पतंजलि से, पतंजलि, योग जो है पतंजलि पुस्तक से संबंधित है। न्याय, न्याय जो है गौतम से संबंधित है। न्याय गौतम से संबंधित है। और एक और देख लेते हैं, सांख्य, सांख्य, सांख्य जो पुस्तक है यह कपिल से संबंधित है। सांख्य पुस्तक किससे संबंधित है? कपिल से। तो चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ज्यामिति शुल्ब सूत्र से, योग पतंजलि से, न्याय गौतम से, और सांख्य कपिल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्यों को प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्य जो लोग था उसका प्रिय पशु, ए हो गया घोड़ा, बी हो गया कुत्ता, बी कुत्ता, सी गाय, डी भैंस। आर्य लोग जो था उसका जो है प्रिय पशु, आर्य लोग का प्रिय पशु घोड़ा था। इसका आर्य लोग का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। ऑप्शन ए। आर्य जो लोग थे, आर्य आर्य लोग का प्रिय, आर्य लोग का प्रिय देवता, प्रिय आर्य लोग का जो प्रिय देवता था वह इंद्र था। कौन था? इंद्र। आर्य लोग का प्रिय देवता इंद्र था। इंद्र जो था यह, इंद्र जो था यह वर्षा का देवता था। इंद्र जो था कौन चीज का देवता था? वर्षा की देवता था। वर्षा की देवता। आर्य लोग का प्रिय देवता इंद्र, इंद्र जो था वर्षा की देवता था। आर्य लोग द्वारा खोजा गया धातु, आर्य लोग द्वारा, आर्य लोग द्वारा खोजा गया धातु, आर्य लोग द्वारा खोजा गया धातु क्या था? लोहा था। और आर्य लोग का, आर्य जो लोग थे इसका व्यवसाय, आर्य लोग का व्यवसाय कृषि एंड पशुपालन था। कृषि एवं क्या था? पशुपालन। आर्य लोग जो था कृषि करते थे एवं पशु को पालते थे। आर्य का जो मुख्य पेय पदार्थ था, आर्य लोग का मुख्य पेय पदार्थ, ये जो पदार्थ था सोमरस था। क्या था? सोमरस, सोमरस था। और जो सोमरस था ये वनस्पति से बनता था, वनस्पति से बनता था। सोमरस क्या से बनता था? वनस्पति से बनता था। तो आर्य लोग का प्रिय घोड़ा क्या था? आर्य लोग का प्रिय घोड़ा, सॉरी, आर्य लोग का प्रिय पशु, आर्य लोग का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। क्वेश्चन क्लियर है? कमेंट में यस या नो लिख के बता सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या कितनी है? ए 108, बी 18, सी 6, डी 1028। उपनिषद की संख्या कितनी है? 18 जो है, 18 ये मध्य पुराणों की संख्या है। क्या संख्या है? मध्य पुराणों की संख्या। 18 मध्य पुराणों की संख्या है। और 6 जो है वेदांगों की संख्या है, वेदांगों, वेदांगों की संख्या। और 1028 है सूक्त की संख्या, 1028 सूक्त की संख्या है। और 108 जो है उपनिषद की संख्या है, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या 108। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? जो दशराज युद्ध है, 10 राजाओं के मध्य जो लड़ा गया था, वह ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल, बी 10वें मंडल, सी 9वें मंडल, डी तीसरा मंडल, डी तीसरे मंडल। सातवें जो मंडल है, सातवें मंडल, इसमें 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। सातवें मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? 10 राजाओं के जो बीच युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। 10 राजाओं या जनों के बीच, जनों के बीच युद्ध की जानकारी, जनों के बीच युद्ध की जानकारी मिलती है, मिलती है। सातवें मंडल में क्या मिलता है? 10 जनों के बीच युद्ध की जानकारी मिलती है। सातवें जो मंडल है उसमें जो युद्ध हुआ था वह पुरुषनी नदी पर हुआ था। कौन नदी पर हुआ था? पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी नदी को वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। पुरुषनी नदी क्या बोला जाता है? रावी नदी। पुरुष नदी क्या बोला जाता है? रावी नदी। और सातवें मंडल में जो 10 जनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें किस किस के बीच हुआ था? सुदास एंड 10 जनों, 10 जनों के बीच हुआ था, 10 जनों के बीच हुआ था। और 10वें जो मंडल है इसमें पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख है, चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख। चतुर्थ वर्ण में जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य शूद्र आ जाता है। 10वें मंडल में क्या? चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें जो मंडल है, और इसमें 10वें मंडल में जो है, 10वें मंडल में विवाह, विवाह, नदी सूक्त, नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में कौन सी का उल्लेख मिलता है? चतुर्थ वर्ण समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं नदी सूक्त और विवाह, इसकी जानकारी मिलता है 10वें मंडल में। 9वां जो मंडल हो गया, 9वां मंडल, इसमें सोम देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल में किस देवता का उल्लेख है?
सोम देवता। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और सोम देवता के लिए 144, सोम देवता के लिए कितना 144 सूक्त है, 144 सूक्त है। और तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल सूर्य देवता, सूर्य देवता, तीसरा मंडल सूर्य देवता जो सावित्री, सावित्री को समर्पित, सावित्री को समर्पित, तीसरा जो मंडल है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? गायत्री, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख जिसकी रचना, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र, विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की है। तो दशराज युद्ध का उल्लेख किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा दोस्तों लग रहा है आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ए में है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। बी हो गया खरोष्टी, खरोष्टी। सी देवनागरी, देवनागरी, सी देवनागरी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। यह सीरीज यहीं तक रहने देते दोस्तों। आपको इस सीरीज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में आप बता सकते हैं। यह जो सीरीज है दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाली, उसको देखते हुए यह सीरीज स्टार्ट किया गया। यह एग्जाम की खोपड़ी फोड़ने वाली सीरीज है। अगर आप इस सीरीज में जुड़े रहते हैं तो आपको बिहार पुलिस में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई तरह का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।